हेलो स्टूडेंट्स, बच्चे टॉपिक जो आज का हम डिस्कस करना है उसका नाम है मेथड्स टू मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मापने के मेथड क्या हैं। यानी कि जब प्राइस फॉल करती है तो डिमांड बढ़ती है, कभी वो डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, कभी डिमांड थोड़ी बढ़ती है, कभी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो क्या रीज़न है कि प्राइस के फॉल करने से डिमांड कभी नॉर्मल बढ़ती है, कभी थोड़ी बढ़ती है, कभी ज़्यादा बढ़ती है। इसको कैसे मापा जा सकता है कि प्राइस इलास्टिक डिमांड को कैसे मापा जा सकता है कि जैसे मान लीजिए प्राइस किसी चीज़ की पहले 100 रुपये थी, हम उसकी क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, 10 डिमांड कर रहे थे, अब प्राइस 90 रुपये हो गई, तो डिमांड 15 यूनिट्स की हमने कर दी। तो हम ये डिमांड को हम क्या कहेंगे, मोर इलास्टिक कहेंगे, लेस इलास्टिक कहेंगे, या यूनिटरी इलास्टिक कहेंगे, या परफेक्टली इलास्टिक, या परफेक्टली इन इलास्टिक क्या कहेंगे। उसको कैसे मापा जा सकता है। तो इस चीज़ को मापने के लिए 5 मेथड्स हैं। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मापने के 5 मेथड हैं। इनमें से सबसे पहला मेथड हम करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, दूसरा है प्रोपोर्शन मेथड, थर्ड है आर्क इलास्टिसिटी मेथड, और पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, और रेवेन्यू मेथड, है ना। तो इस मेथड के अकॉर्डिंगली हम सिर्फ 3 तरह की ईपी को माप सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि एक ही लेक्चर में ये 5 टाइप्स कवर कर दूँ, पर मेरे ख्याल से नहीं हो पाएंगे, हमें 2 या 3 वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करने पड़ेंगे इन 5 के लिए। सबसे पहले है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में हम 3 तरह की ईपी को माप सकते हैं। 5 तरह की होती है ना वैसे ईपी की टाइप्स, हम 3 तरह की माप सकेंगे। एक तो यूनिटरी इलास्टिक, एक मोर इलास्टिक, और एक लेस इलास्टिक। ये तीनों को हमने पिछले लेक्चर में समझा हुआ है। वैसे आपको थोड़ा सा रिपीट करता हूँ 1 मिनट में। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड यानी कि EP इज इक्वल टू 1 उस समय होती है जब जितनी प्राइस में चेंज आई, डिमांड में भी उतनी परसेंटेज चेंज आती है। ठीक है, याद रखना, जितनी प्राइस में चेंज आई, डिमांड में भी उतनी चेंज आएगी। यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहाँ पर भी चेंज, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज परसेंटेज चेंज इन प्राइस। EP इज मोर देन 1, इसमें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। लेस देन 1 में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये याद रखना, दोबारा नहीं समझाऊंगा मैं, वैसे समझा दिया था इसका मीनिंग। ठीक है, अब टोटल एक्सपेंडिचर मेथड क्या कहता है। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड कहता है कि जब हम किसी कमोडिटी की प्राइस इलास्टिक डिमांड को मेजर करना है, मापना है, तो देखो उस कमोडिटी पर टोटल एक्सपेंडिचर कितना था पहले और अब कितना है। ध्यान से सुनो बेटा, कि ये मेथड कहता है कि टोटल एक्सपेंडिचर को कंपेयर करो कि कीमत के चेंज होने से पहले टोटल एक्सपेंडिचर कितना था और कीमत के चेंज होने के बाद टोटल एक्सपेंडिचर कितना है। दोनों को कंपेयर करके पता चल जाएगा कि डिमांड यूनिटरी इलास्टिक है, मोर इलास्टिक है, या लेस इलास्टिक है। इस मेथड के अकॉर्डिंगली अगर प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़े या प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो, और इस तरह ये डिमांड चेंज आए कि टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहे, जितना पहले टोटल एक्सपेंडिचर था उतना ही टोटल एक्सपेंडिचर अब है, तो ये यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होती है। एक टेबल से छोटा सा टेबल बना के आपको शो करता हूँ। आपको ना PDF नोट्स भी बच्चे मैं जो शेयर किए ना वो ज़रूर साथ रखना इस वीडियो लेक्चर को समझते वक्त ना। इधर प्राइस है, इधर मैंने डिमांड ली दूसरे कॉलम में, इधर टोटल एक्सपेंडिचर लिया, कुल खर्च लिया। वस्तु की कीमत 5 रुपये है, 4 चीज़ें खरीद रहा है उपभोक्ता, 20 रुपये उस पर कुल खर्च कर रहा है। ठीक है, एक पेन है 5 रुपये का, 4 पेन उसने खरीदे, 20 रुपये खर्च किए। अब पेन कम होके 4 रुपये का हो गया, उसकी मांग बढ़ के
मांग, प्राइस कम हुई ना, मांग बढ़नी चाहिए, मांग बढ़ी पर मांग उतनी की बढ़ी कि कुल खर्च उतना ही रहा। ठीक है, यानी कि जिस सिचुएशन में, जिस परसेंटेज में प्राइस चेंज है उसी के अकॉर्डिंगली डिमांड बढ़ गई टोटल एक्सपेंडिचर। इसी तरह से अगर प्राइस बढ़ी, प्राइस 5 से 10 हुई, प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होनी चाहिए, डिमांड कम हुई पर उतनी की कम हुई कि टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहा। यहाँ पर जिस प्रपोर्शन में प्राइस चेंज हो रही है उसी प्रपोर्शन में डिमांड चेंज हो रही है, तो यहाँ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होती है। ठीक है, मतलब यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में प्राइस के कम होने से या प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर उतना ही रहता है। मोर इलास्टिक डिमांड में क्या कहते हैं, मोर इलास्टिक डिमांड तब होती है इस मेथड के अकॉर्डिंगली जब प्राइस के कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए या प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाए। इसको भी बच्चे एक टेबल से मैं शो करता हूँ। टेबल में इसी तरह से 3 कॉलम, पहले में प्राइस, दूसरे में डिमांड, तीसरे में टोटल एक्सपेंडिचर। प्राइस 5, डिमांड 4 और टोटल एक्सपेंडिचर 20 है। पहली ये सिचुएशन है। अब प्राइस कम हुई, ठीक है, प्राइस के कम होने से डिमांड क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, बट डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उस पर कुल खर्च बढ़ गया। ठीक है, इसी तरह से प्राइस बढ़ी, थोड़ी सी प्राइस बढ़ा दो, प्राइस बढ़ी, प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होनी चाहिए, डिमांड कम हुई पर डिमांड इतनी ज़्यादा कम हो गई कि कुल खर्च उस पर कम हो गया। ठीक है, देखो प्राइस के कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया, जैसे ये लिखा है प्राइस के कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया, और प्राइस के बढ़ने से, कीमत के बढ़ने से कुल खर्च कम हो गया। तो यहाँ पर जो ईपी जो है ना वो ग्रेटर देन 1 है, यानी कि डिमांड में ज़्यादा चेंज आ रही है। ठीक है, मतलब यहाँ पर कीमत और कुल खर्च दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक कम हुआ, दूसरा बढ़ा, एक बढ़ा, दूसरा कम हुआ, इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। अब थर्ड टाइप है बेटा लेस इलास्टिक डिमांड। इस मेथड के अकॉर्डिंगली जब प्राइस के कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो जाए या प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाए, दोनों सेम डायरेक्शन में अगर जाएं, एक कम हुआ दूसरा भी कम हो गया, एक बढ़ा दूसरा भी बढ़ गया, तो ये इसको कहते हैं लेस इलास्टिक डिमांड। एक डायग्राम, एक टेबल से आपको क्लियर हो जाता है बच्चे, अभी ध्यान से समझना है टेबल को। इकोनॉमिक्स इजी है, मुश्किल नहीं है। इधर कीमत ली प्राइस, इधर डिमांड, इधर टोटल एक्सपेंडिचर। प्राइस 5, 4 और 20। प्राइस अब कम हुई, प्राइस थोड़ी ज़्यादा कम कर देते हैं इसमें। प्राइस कम हुई, प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़नी चाहिए, है ना, डिमांड बढ़ी बट डिमांड थोड़ी बढ़ी कि कुल खर्च कम हो गया, है ना। प्राइस के कम होने से कुल खर्च कम हो गया क्योंकि डिमांड थोड़ी बढ़ी, कम इलास्टिक डिमांड दिखानी है। ठीक है, इस तरह से प्राइस बढ़ी, प्राइस थोड़ी ज़्यादा चेंज करा दो, प्राइस के कम होने से डिमांड, प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होनी चाहिए पर डिमांड थोड़ी कम हुई, कुल खर्च बढ़ गया। ठीक है, यानी कि प्राइस के कम होने से कुल खर्च कम हो गया, जैसे ये है प्राइस के कम होने से कुल खर्च कम हो गया, और प्राइस के बढ़ने से कुल खर्च, ये प्राइस के बढ़ने से कुल खर्च बढ़ गया। तो यहाँ पर ईपी इस पूरे केस में ईपी इज ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है, मतलब इसमें प्राइस के चेंज होने से कुल खर्च में कोई चेंज नहीं आता, इसमें प्राइस और कुल खर्च उल्टी दिशा में जाते हैं, इसमें प्राइस और कुल खर्च सेम दिशा में जाते हैं। ठीक है, अगर मैं इनकी एक डायग्राम बनाऊँ ना बच्चे, एक ही डायग्राम में तीनों को शो करने की कोशिश करें। वाई एक्सिस पर मैं प्राइस को लेता हूँ, एक्स एक्सिस पर डिमांड को लेता हूँ, तो हमारा ये टोटल एक्सपेंडिचर का कर्व 3 हिस्सों में बटेगा। एक तो सीधा जाएगा, मतलब यहाँ पर प्राइस बढ़ रही है, कम हो रही है, पर कुल खर्च इतना का इतना ही रह रहा है।
तो ये पोर्शन शो करेगा EP इज़ इक्वल टू 1। ये वाला नेगेटिव डायरेक्शन है ना, उल्टा फॉल किया बढ़ गया, तो यहाँ पर मैं ऐसे शो कर देता हूँ EP इज़ ग्रेटर देन 1 और ये EP इज़ लेस देन। ठीक है, इसको मैं कुछ नाम दे देते हैं, इसको A B C D, यानी कि AB पोर्शन शो करता है मोर इलास्टिक डिमांड, BC पोर्शन शो करता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, CD पोर्शन शो करता है लेस इलास्टिक डिमांड। ठीक है, ये जनरल डायग्राम बनाई है, इन्हीं वाले जो पॉइंट्स को लेके नहीं बनाई, मतलब ये वाली वैल्यूज़ को लेके नहीं बनाई है, याद रखना। ये जनरल बताई है कि ये वाला पोर्शन प्राइस के फॉल करने से या बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर सेम, ये वाला पोर्शन, ये उल्टी दिशा वाला ये वाला पोर्शन मोर इलास्टिक डिमांड, और सीधी डायरेक्शन वाला ये पॉजिटिव स्लोप का लेस इलास्टिक डिमांड। ठीक है, तो हमने पहले वाला मेथड कंप्लीट किया, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अब सेकंड मेथड है प्रोपोर्शनेट मेथड। प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड इसको कहते हैं, EP को मेजर करने का। इसका फार्मूला बेटा होता है EP इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट, या इसको परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बटा प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। अब ये EP का फार्मूला है, EP को मापने का, प्राइस इलास्टिक डिमांड को, यानी कि कीमत की लोच को मापने का ये वाला फार्मूला है, मांग की लोच को मापने का। ठीक है, इस मेथड के साथ हम पांचों तरह की EP को माप सकते हैं। हम परफेक्टली जो 5 EP की टाइप्स करी थी ना हमने मांग की लोच की, परफेक्टली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, मोर इलास्टिक, लेस इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक वाली जो पिछले लेक्चर में करी थी, वो पांचों ही माप सकते हैं। पहली हम केस मापते हैं EP इज इक्वल टू इन्फिनिटी वाला। ये इन्फिनिटी कब होगी? जब चेंज इन प्राइस कोई भी ना आए, डिमांड में कुछ भी चेंज 10%, 15% या 20% चेंज आए, तो ये EP इज इक्वल टू इन्फिनिटी, पहली टाइप। सेकंड, EP इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड किस समय होती है कि डिमांड में कोई लोच नहीं है। ये जो डिमांड है ना, इसमें कोई चेंज ना आए, प्राइस में कुछ भी चेंज 10% या 15% कुछ भी दिखा दो, ज़ीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज ज़ीरो, इसको कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। थर्ड होती है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। डिमांड यूनिटरी इलास्टिक उस समय होगी जब जितनी प्राइस में चेंज आई उतनी ही डिमांड में चेंज आई, तो EP इज इक्वल टू 1 होती है बेटा। फोर्थ टाइप हम करते हैं मोर इलास्टिक डिमांड। मोर इलास्टिक डिमांड वाला केस ये है कि जितनी प्राइस में चेंज आई है ऊपर डिमांड में, यानी कि न्यूमिनेटर में उससे ज़्यादा चेंज आ जाए। प्राइस 10% चेंज हुई, डिमांड 15% चेंज हुई, EP इज़ मोर देन 1, यानी कि मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। फिफ्थ है बेटा लेस इलास्टिक डिमांड। लेस इलास्टिक डिमांड उस समय होती है कि प्राइस में जितनी चेंज आई डिमांड में उससे कम चेंज आई। ठीक है, न्यूमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, EP इज़ लेस देन 1। तो ये आ गया प्रोपोर्शनेट मेथड। ठीक है, इसमें सिर्फ ये वैल्यूज़ कुछ हाइपोथेटिकल पुट करके पांचों तरह की EP को हम माप सकते हैं। नाउ थर्ड मेथड है बेटा आर्क इलास्टिसिटी मेथड। आर्क क्या होता है? कोई डिमांड कर्व अगर कोई बनाए ना हम, ये मान लो डिमांड कर्व है, DD डिमांड कर्व है, उपभोक्ता पहले इस A पॉइंट पर है, कीमत OP है, डिमांड OQ है, कीमत कम हो के OP1 हो गई,
डिमांड बढ़ के ओ क्यू 1 होगी बी पॉइंट पर आ गया। तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं ना, किसी भी वक्र पर कर्व पर 2 पॉइंट्स एक आर्क बनाते हैं, और जब इलास्टिसिटी को इन 2 पॉइंट्स के बीच में मेजर करें ना, तो उसको हम कहते हैं आर्क इलास्टिसिटी। इसको कहते हैं आर्क इलास्टिसिटी। इसका एक फार्मूला होता है, थोड़ा सा बड़ा है फार्मूला पर इजी है, देखने में बड़ा लगता है। फार्मूला ये है, चेंज इन डिमांड बटा ओरिजिनल डिमांड प्लस न्यू डिमांड। चेंज इन प्राइस बटा ओरिजिनल प्राइस प्लस न्यू प्राइस, ये फार्मूला होता है इसका। ठीक है, इसको हम एक हाइपोथेटिकल उससे भी शो कर सकते हैं, एग्जांपल लेके कि ईपी को अगर मापना हो, मान लो कमोडिटी की पहली प्राइस है ₹10 और उसकी डिमांड है 100 यूनिट्स उपभोक्ता खरीद रहा है, मतलब 10 रुपये का पेन है, 100 पेन खरीद रहा है। अब नई P1 नई प्राइस कम होके हो गई 9 रुपये, और उसने मांग उसकी बढ़ा दी 120 यूनिट्स कर दिया। ठीक है, अब ईपी को मापते हैं कि यहाँ देखते हैं कि डिमांड कौन सी इलास्टिक है, उसको नापते हैं। ईपी इज इक्वल टू चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड देखो बेटा कितनी है, 100 माइनस 120, ये आ गई चेंज इन डिमांड। ओरिजिनल डिमांड प्लस न्यू डिमांड, ओरिजिनल डिमांड प्लस न्यू डिमांड, 100 प्लस 120। चेंज इन प्राइस पहले कितनी थी 10, अभी कितनी हो गई 9। ओरिजिनल प्राइस प्लस न्यू प्राइस, ओरिजिनल प्राइस प्लस न्यू प्राइस। तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ को हम कैलकुलेट करते हैं। एक मिनट, इसको थोड़ी 9 को ना छोटा करो। इसको कैलकुलेट करें, -20 ओवर 220, सॉरी ये 10 है, 1 ओवर 90, ये आ गया -20 ओवर, ये आ गया -1 ओवर 11 इंटू 19 ओवर 1, यानी कि -19 ओवर 11 इक्वल टू -1.73 है ना। ये ईपी आ गई। सिंस प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन था, हमने फार्मूले में मीनिंग में आगे डेसिमल लगाया था ना, तो ये डेसिमल माइनस लगाया था ना, ये -1 और लगा के -1.73, यानी कि ईपी आ गई 1.73। नेगेटिव में हम शो नहीं करते। अगर इसकी मैं डायग्राम में भी इसको शो करूं, इसी चीज़ को, आर्क वाले मेथड को, प्राइस और डिमांड, ये मान लो डिमांड कर्व है हमारा नेगेटिव स्लोप का। पहले प्राइस है 10 रुपये, डिमांड है 100 यूनिट्स, ए पॉइंट पर है। अब 9 रुपये प्राइस हो गई, डिमांड 120 हो गई। तो इन 2 पॉइंट्स के बीच ईपी हमने मापी है 1.7। ये आ गई हमारी बेटा आर्क इलास्टिसिटी। ठीक है, अब फोर्थ मेथड है ईपी को मेथड मेजर करने का, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। पॉइंट इलास्टिसिटी क्या होती है, जब हम ईपी को किसी डिमांड कर्व पर, ये डिमांड कर्व है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मापें, उसको हम पॉइंट इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, व्हेन ईपी इज मेजर्ड ऑन ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑन अ डिमांड कर्व, देन दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट इलास्टिसिटी। इसमें ना हमारा जो डिमांड कर्व बनाते हैं ना, वो याद रखना, नॉर्मली आपके लिए
इसको ऐसे बनाना है डिमांड कर्व डी डी, राइट। वैसे बड़ी क्लासेस में हम इस केस में भी पॉइंट इलास्टिसिटी यूज़ करते हैं, पर आपके लिए हम यही डिमांड कर्व बनाएंगे। इसका फार्मूला है ई पी इज़ इक्वल टू, हमने किसी एक पॉइंट पर ई पी को मापना है। सपोज हमने ये वाला पॉइंट है, कोई पी पॉइंट है, इस पर ई पी को मापना है। ई पी मतलब मांग की लोच, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड को मापना है। तो उसका फार्मूला बनता है ई पी एट एनी पॉइंट पी इज इक्वल टू लोअर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व बटा अपर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व। ये फार्मूला बच्चे बनता है इसका, ठीक है। अब इस फार्मूले की हेल्प से हम पांचों तरह की ईपी को, मांग की, ईपी मतलब प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड को, मतलब मांग की लोच को माप सकते हैं। अब इस फार्मूले की हेल्प से पांचों तरह की ईपी मापने के लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, थोड़ी बड़ी डायग्राम बनाता हूँ। इस पेन से ना लाइंस सीधी नहीं ड्रॉ होती। इधर हमने प्राइस लिया और इधर हमने डिमांड लिया। ये डिमांड कर्व बना दिया हमने, ये डिमांड कर्व को नाम दे दिया ए बी इज़ आवर डिमांड कर्व, ठीक है। एक पहले यहाँ पॉइंट लिया बिल्कुल सेंटर में पी, इस ढंग से लिया कि ये पी बी, नीचे वाला पोर्शन ऊपर वाला पोर्शन बराबर है। पहले हम इस पी पॉइंट पर ई पी को मेजर करते हैं, है ना। केस वन ई पी एट पॉइंट पी इज इक्वल टू पी बी ओवर पी ए, मतलब लोअर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व बटा अपर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व। दिखा ना फार्मूला, ई पी एट पॉइंट पी इज इक्वल टू पी बी ओवर पी ए। अब हमने कहा था ना, हम सेंटर में लिया है ना पॉइंट, पी बी और पी ए बराबर है, इसलिए ई पी इज इक्वल टू 1। यहाँ पर पी पॉइंट पर यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है, क्लियर। अब एक और पॉइंट लेते हैं यहाँ पर P1, केस 2 ई पी एट पॉइंट P1 इज इक्वल टू P1B ओवर P1A, लोअर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व बटा अपर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व। अब ये P1B बड़ा है ना, ये P1B न्यूमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, P1A छोटा है, तो यहाँ पर ग्रेटर देन 1 होगी, है ना। EP इज ग्रेटर देन 1। केस 3 EP एट पॉइंट, अब एक और पॉइंट लेते हैं बेटा, उसको P2 कह देते हैं, यहाँ नीचे ले लेते हैं पॉइंट P2 इज इक्वल टू P2B ओवर P2A। P2B छोटा है, P2A वाला पोर्शन बड़ा है, यानी कि ऊपर वाली टर्म छोटी है, नीचे वाली bड़ी है, तो ये लेस देन 1 आएगी, यानी कि यहाँ पर EP इज लेस देन 1। अब केस 4 P2 लिया था, EP एट पॉइंट P3 ले लेते हैं, यही वाला ले लेते हैं, इसी को A को ही P3 भी बोलते हैं, इज इक्वल टू P3B, यानी कि लोअर पोर्शन बटा P3A। तो P3B तो है, P3A तो 0 ही है, ये तो 0 है। P3B इतना बड़ा है और P3A में तो कोई डिस्टेंस है ही नहीं, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब यहाँ पर EP इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ गई। अब यहाँ पर लेते हैं P3, ये P3 था ना, ये P4B पॉइंट पर, केस 4 EP एट पॉइंट P4 इज इक्वल टू P4B बटा P4A। P4B तो बेटा 0 है ना,
P4A 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग इज 0, मतलब यहाँ पर EP इज इक्वल टू 0 आ गया। तो ये हमारा चौथा मेथड बेटा EP वाला ख़त्म हो गया। अब पांचवा मेथड हमने करना है रेवेन्यू मेथड। रेवेन्यू मेथड का फार्मूला होता है EP को मेजर करने का एवरेज रेवेन्यू बटा एवरेज रेवेन्यू माइनस मार्जिनल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का कंसेप्ट मैं आपको बच्चे बाद में समझाऊंगा जब इसका चैप्टर आएगा। अब इस फार्मूले की हेल्प से हम पांचों तरह की EP को माप सकते हैं, ठीक है। जिसके लिए बच्चे एक मैं डायग्राम बनाऊंगा, इसकी शेप मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ऐसी क्यों है। इधर हमने रेवेन्यू लेना है और इधर हमने क्वांटिटी लेनी है। ये एवरेज रेवेन्यू है, दिस इज एवरेज रेवेन्यू, और उसके सेंटर में हाफ करके ये मार्जिनल रेवेन्यू जो कि नेगेटिव भी जाता है। ये ऐसा क्यों है ये मैं आपको जब ये चैप्टर आएगा ना तब बेटा करवाऊंगा। अब इस डायग्राम और इस फार्मूले की हेल्प से हम पांचों तरह की मांग की लोच को नाप लेते हैं, 5 अलग अलग केस करके। पहला केस हम करेंगे इस पॉइंट पर, जिस पहला केस स्टडी करेंगे हम इस पॉइंट पर जब AR और MR दोनों बराबर है। यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों बराबर है ना, से कोई हाइपोथेटिकल वैल्यूज़ दे दो इनको, से AR भी 10 है और MR भी 10 है, ठीक है। कोई वैल्यूज़ दे दी इनको 10, तो इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं। देन EP इज इक्वल टू AR ओवर AR माइनस MR, ठीक है। AR ओवर AR माइनस MR, यही फार्मूला था ना देखो ऊपर। तो 10/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। यहाँ पर इस पॉइंट पर EP इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगी, ठीक है। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। एक मतलब हम पहला हमने यहाँ पर EP को मेजर किया, अब यहाँ पर करेंगे जब AR ज़्यादा है MR छोटा है। तीसरा केस बेटा हम यहाँ पर करेंगे जब MR 0 हो जाता है। चौथा केस हम यहाँ पर करेंगे जब MR नेगेटिव हो जाता है। पांचवा केस हम यहाँ पर स्टडी करेंगे जब हमारा AR 0 हो जाता है, ठीक है। अब दूसरा केस करते हैं, केस 2, व्हेन AR इज मोर देन MR बट बोथ आर पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हैं। से मान लो AR पहले 10 था ना, यहाँ पर अब कम हो के 8 हो गया, एंड MR अब मान लेते हैं उससे छोटा है 5 है। देन EP इज इक्वल टू AR ओवर AR माइनस MR, यानी कि 8/3, ये ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ पर EP ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है बच्चे। केस 3 इससे और आगे जब AR पॉजिटिव है MR 0 है। केस 3, व्हेन AR इज पॉजिटिव एंड MR इज इक्वल टू 0। से AR पहले 8 था ना, अब 5 हो गया, ठीक है। देन EP इज इक्वल टू AR ओवर AR माइनस MR इज इक्वल टू 5/5 इज इक्वल टू 1 बच्चे। यहाँ पर EP आ गई इक्वल टू 1। अब थोड़ा और आगे जाते हैं, AR और कम हो गया, MR नेगेटिव है। केस 4, व्हेन AR इज ग्रेटर देन 0 एंड MR लेस देन 0। से AR पहले 5 था, अब 3 रह गया, और कम है। कोई भी वैल्यूज़ ले सकते हो बच्चे, मैंने 3 किया, आप 2, 4 कुछ भी ले दो। MR को नेगेटिव दिखा दो, -3। देन EP इज इक्वल टू AR
over AR minus MR is equal to 3/6 लेस देन 1, यानी कि लेस इलास्टिक डिमांड है बच्चे यहाँ पर। अगला, जब AR 0 आ गया और MR नेगेटिव है, केस 5 when AR is equal to 0 and MR is negative, say MR is MR की वैल्यू पहले कितनी थी, -3, अब -5, then EP is equal to AR over AR minus MR, तो 0/5 is equal to 0, मतलब यहाँ पर EP is equal to 0। तो हमने पांचों तरह की EP को इस डायग्राम और इस फार्मूले की हेल्प से मेजर कर लिया। यहाँ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यहाँ मोर इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड और परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। मतलब जैसे जैसे हम AR कर्व पर नीचे की ओर आते हैं EP कम होती जाती है। यही चीज़ पिछले पॉइंट मेथड में भी थी कि डिमांड कर्व में जैसे जैसे हम नीचे की ओर आते हैं तो EP कम होती जाती है, पहले इन्फिनिटी, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, लेस देन 1 और 0। इसके साथ बच्चे हमारा ये मेजरमेंट ऑफ EP वाला क्वेश्चन ख़त्म हो गया। एक क्वेश्चन इस चैप्टर का रहता है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड वाला, वो हम अलग लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच बेटा, खूब पढ़ो।